Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. डॉन न्यूज़पेपर जी, इसके एडिटोरियल सुबह हो गए थे एंड नो ओपिनियंस का एनालिसिस करेंगे विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज 25th ऑफ दिसंबर 2023. ये रहा जी आपका मेन पेज. इस यहाँ पर हमने ये वाला जो पोर्शन था एडिटोरियल्स वाला, ये हमने अर्ली मॉर्निंग इसकी डिस्कशन कर ली थी विद प्रैक्टिस क्वेश्चन. और अब ये वाला जो हमारा पोर्शन है जो ओपिनियंस को डील करता है, अब इसको हम एनालिसिस करेंगे विद प्रैक्टिस क्वेश्चन रिगार्डिंग सीएसएस एंड पीएमएस. ठीक है जी. इसके अंदर है क्या, एक ये एडिटोरियल ओपिनियन है जो मलीहा लोधी साहब ने लिखा है. पूरे ईयर 2023 का एनालिसिस उन्होंने किया है कि पाकिस्तान में क्या क्या हुआ. टू ट्रेजेक्ट्रीज बड़ा ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए ये वाला. ठीक है ना. इसमें एजुकेशन स्पेशली वुमेन को डील किया है और बड़े अच्छे पर्सपेक्टिव में इन्होंने लिखा है इसको. देन ये है इलेक्शंस के बारे में होप है किस तरह से उसको डिफाइन करती हैं. एंड हेल्थ के बारे में ये जो थोड़े दिन पहले एक आया था रिगार्डिंग रोबोटिक सर्जरीज के बारे में कि रोबोट नहीं खरीदने चाहिए, उनसे पैसों का ज़िया होगा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो उसका जो है एंटीथीसिस जो है इन्होंने लिखा है. सो जी, ये हम लोग इन सब को स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करेंगे इस हमारे लेक्चर के अंदर. सो जी, रूटीन में जिस तरह है पीडीएफ लिंक इस लेक्चर का प्लस न्यूज़पेपर का डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा आपको, व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा और साथ में चैप्टराइजेशन कर दी जाएगी टाइमलाइन के हवाले से. बाज बच्चे कहते हैं कि सर जो लेक्चर है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो बेसिकली ये कंटेंट पे है कि आपको पता है कि जिसका जो मटेरियल बहुत ज़्यादा है, 4 हमने ओपिनियन एनालिसिस करने हैं और अगर हम 5-7 मिनट भी लगाएं तो 30 मिनट्स प्लस हो जाते हैं. तो इसीलिए जो टाइमलाइन जो है वो डिफाइन कर दी जाती है नीचे कि आप लोग जो है आपके ऊपर बॉन्डिंग नहीं है कि आप सारे के सारे सुने. आप लोग है स्टेप बाय स्टेप क्लिक करके जितना आपके टाइम है आपके पास उतने को आप सुन सकते हैं. इसीलिए टाइमलाइन आपकी आसानी के लिए बनाई जाती है. सो एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. करंट ग्लोबल इश्यूज की लिस्ट है ये वाली. कंटिन्यू स्टूडेंट्स जो पहले वाले हैं उनको पता है, पॉज करके पढ़ लीजिएगा जो नए स्टूडेंट्स हैं. इसी तरह करंट नेशनल इश्यूज की ये वाली लिस्ट है, ये सारे मैंने डिस्कस किए हुए हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर. कमेंट्स वेरी हेल्पफुल, जरूर कीजिएगा और अपना फीडबैक आप लोग जरूर दीजिएगा. सो जी, शुरू करते हैं. पहला जो हमारा ओपिनियन है वो है मलीहा लोधी साहबा ने लिखा है ईयर ऑफ लिविंग ऑन द एज. बेसिकली इसके अंदर बात क्या करेंगी, वो पाकिस्तान की जो स्टोरी रही है 2023 के अंदर वो सारी की सारी डिफाइन करेंगी और इसको आप एक स्टोरी के तौर पर ले सकते हैं. ठीक है. इसमें वो सारे के सारा जो मोटे मोटे काम हुए हैं स्पेशली पॉलिटिक्स के अंदर और पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर, या इसके अलावा जो पाकिस्तान ने बड़े डिसीजंस लिए थे, तो वो सारी की सारा ये क्या करेंगी एक ओवरव्यू आपको उसका देंगी एक सारे के सारे ईयर का 2023 का. तो ये आप एक स्टोरी सुन लीजिएगा जिससे आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या क्या हुआ पाकिस्तान के अंदर. और साथ में फिर एक जो है उम्मीद पे दुनिया कायम है कि पाकिस्तान फिर 2024 को क्या हो सकता है. सो दैट्स इट. चलें शुरू करते हैं. इसके अंदर जो एक दो चीजें थी जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट थी पेपर पर्सपेक्टिव में जब इन्होंने इकोनॉमी की बात की, ठीक है ना, तो उसको मैंने क्या किया है, उसकी मैंने जो है वहां पर जो है स्लाइड बना दी है. इस स्लाइड को मैं फिर बाद में जो आपके साथ 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 बाद में डिस्कस कर दूंगा सारी की सारी को. ठीक है. तो जी शुरू करते हैं जी. कहती क्या है वो बेसिकली, वो यहां से शुरू करती है, कहती है 2023 पॉलिटिक्स के अंदर और इकोनॉमी के अंदर जो है स्टेबिलिटी नहीं रही. और अब क्वेश्चन बाद में शुरू होता है कि जनरल इलेक्शंस का 2023 के अंदर के इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे. करते करते फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक फोर्सिंग फैक्टर अदा किया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत की वजह से क्या होता है फाइनली जो है इलेक्शन शेड्यूल हो जाता है कि 2024 के अंदर इलेक्शन पाकिस्तान में होगा. अब वो कहती है लेकिन शेड्यूल तो हो गया है, अब ये देखना है क्या ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा. अब क्वेश्चन ये है. उसके बाद वो आगे चलती है, फिर वो बताती है जो फर्स्ट हाफ था इस साल का 2023 का, पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है, जो पॉलिटिकल पार्टीज 13 पॉलिटिकल पार्टीज ने बनाई थी, तो उनकी जो ये उन्होंने पहला जो फर्स्ट 6 मंथ्स हैं
फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, तो उनके अंदर रहा। तो उसके अंदर जो है इकोनॉमी की मैनेजमेंट बड़ी ही पुअर रही, और खास तौर पर वहाँ यहाँ पर वो हाईलाइट करती हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो भी चेंज इन लोगों ने कर दिया, जो कि जो आपको पता है कि इसहाक डार को लगा दिया था, मुफ्ता इस्माइल को उतार कर। हालांकि जो इकोनॉमी की कंडीशन थी वो वर्स्ट थी, बहुत ही खराब थी। तो ये बात वो ये स्टोरी है, ठीक है, ये स्टोरी आप लोग बस सुनते जाएं। और इसके अलावा वो कहती है कि इकोनॉमी के जो क्राइसिस हैं, इस हिस्ट्री में इतनी इकोनॉमी पाकिस्तान की खराब नहीं हुई जितनी 2023 के अंदर खराब रही। इसी को लेकर वो आगे चलती हैं तो कहती हैं पाकिस्तान जो है डिफॉल्ट होने वाला था, डेप्ट डिफॉल्ट, कर्जे की वजह से नैरोली बचा है, बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा बचा है। कैसे बचा? जुलाई में आईएमएफ ने हमें एक बेल आउट पैकेज दे दिया स्टैंड बाय अरेंजमेंट के जरिए, एसबीए के जरिए, तो उसकी वजह से हमें टेम्पोररी थोड़े से पैसे मिल गए, तो लिहाजा पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच गया। अब ये सारा कब हो रहा है? 2023 के अंदर जो जो हो रहा है वो बता रही हैं। उसके अलावा कहती है कि इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज्यादा रही, और खास तौर पर जो बिजली के बिल हैं, बिजली की जो कीमत है वो बढ़ने की वजह से लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया। ठीक है, आगे वो चलती हैं, कहती हैं अगस्त आ जाता है 2023, और उसके बाद पीडीएम गवर्नमेंट क्या करती है? स्टेप डाउन हो जाती है। ठीक है, यानी कि वो अपना गवर्नमेंट छोड़ देती है, डिजाइन दे देती है। आपको पता थोड़े दिन पहले, एक आधा दिन पहले देती है। क्यों देती है? क्योंकि अगर वो रिजाइन ना देते तो इलेक्शन होना था विद इन 60 डेज। लेकिन अगर कोई भी गवर्नमेंट जो है अपना टेन्योर पूरा करती है तो इलेक्शन करवाए जाते हैं विद इन 60 डेज। लेकिन अगर वो रिजाइन दे देती है तो इलेक्शन करवाए जाते हैं विद इन 90 डेज। तो इन लोगों ने एक दिन पहले रिजाइन दे दिया। तो फिर क्या हुआ? लेकिन रिजाइन देने से पहले पहले, गवर्नमेंट छोड़ने से पहले पहले, इन पीडीएम वालों ने क्या किया? अप्रूवल ले लिया काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से। क्या अप्रूवल ले लिया? कि नई पॉपुलेशन जो है, जो मर्दमशुमारी है वो करवाई जाएगी। तो लिहाजा फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या हो गया? बाउंड हो गया। कैसे? कि नई मर्दमशुमारी कराई जाएगी, और उसके बाद जो फ्रेश जो है डिलिमिटेशन जो है, डिलिमिटेशन करवाई जाएंगी, यानी कि हल्का बंदियां की जाएंगी। ये सारा काम हो गया। लेकिन उसके बाद वो कहती हैं कि ये जो 90 दिन का टारगेट था ये फिर बढ़ता गया, और अभी भी ये चल रहा है। तो केयर टेकर अरेंजमेंट जिसको 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने थे, उनका टेन्योर भी बढ़ गया। अब ये सारा काम कब हो रहा है? 2023 के अंदर। तो ये तो समझ लें 2023 की स्टोरी आपको एक्सप्लेन कर रही है। आगे केयर टेकर गवर्नमेंट के बारे में बात करती हैं, कहती है कि वो एक हाइब्रिड गवर्निंग अरेंजमेंट थी जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी। क्यों? क्योंकि जो बैलेंस था ना पावर का, वो शिफ्ट हो चुका था मिलिट्री की तरफ, पाकिस्तान की मिलिट्री के पास। तो लिहाजा जो 2023 के अंदर जो गवर्नेंस रही, उसमें जो मेजर डिसीजन पाकिस्तान के किए, वो किसने किए? पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने किए, बाय द मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। ठीक हो गया। और इसी तरीके से फिर इकोनॉमी को इन लोगों ने, केयर टेकर वालों ने, थोड़ा सा सीधा पदरा करने के लिए क्या किया? स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई, ताकि फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट जो है वो लाई जा सके। और इसके अलावा जो इलीगल फॉरेन नेशनल थे अफगानिस्तान क्षेत्र, उनको भी क्या किया? पाकिस्तान से निकालने के लिए कि जो पॉलिसी बनाई गई थी, रिपैट्रिएशन की जो पॉलिसी थी, जिसकी जो कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी को लेके बनाई गई, जब तहरीके तालिबान वाले पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे थे, तो ये पॉलिसी भी कब बनाई गई? 2023 के अंदर। ठीक हो गया जी, ये चीजें वो बताती है। फिर आगे पॉलिटिकल डोमेन में वो बताती है कि इमरान खान के दरमियान और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है वो डेड लॉक जो है वो बरकरार रहा, और इनका आपस में जो है रिलेशंस बेहतर नहीं हो सके। खासकर मई 9 के जो इंसिडेंट हुआ था, जब जो है आर्मी की, वो कहता है मिलिट्री की मुख्तलिफ जो इंस्टॉलेशन थी, बिल्डिंग्स थी, वहां पर क्या किया गया? आग लगा दी गई, प्रोटेस्ट किया गया। तो इस सारे के सारे के दरमियान जो है मई 9 मई के बाद जो है सारा का सारा सिनेरियो चेंज हो गया, और पॉलिटिक्स के अंदर इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ना बन सकी। और इसके बाद जो है इमरान खान ने जैसे इल्जाम लगाया कि इसको जो है मिलिट्री है, यूएसए जो इसके खिलाफ जो प्लॉट बनाया था, जो मंसूबा बनाया था, यूएसए ने बनाया था इसको गवर्नमेंट से उतारने का, नो कॉन्फिडेंस वोट जो की वजह से जो इसको उतारा गया, तो उसके पीछे क्या है? मिलिट्री है। और मिलिट्री के पीछे कौन है? यूएसए है। तो इसके बाद इमरान खान के ऊपर करप्शन के केसेस जो हैं वो शुरू हो जाते हैं, जिसके अंदर उसको कहा जाता है कि इसने क्या है, जो गिफ्ट्स इसको मिले थे जब ये प्राइम मिनिस्टर था, इसने वो बेची थी, जिस तरह घड़ी का जिक्र किया जाता था। और साथ साथ जो है इसके उसके बाद जो है
इसके ऊपर हंड्रेड्स ऑफ जो है मुकदमे जो हैं वो दर्ज कर दिए जाते हैं। तो ये रहा पॉलिटिकल डोमेन में इमरान खान का सारा काम। और अब वो कहती है कि राइट नो जो है पीटीआई वाले जो हैं अभी भी उनको, जब इलेक्शंस आ रहे हैं तो उनको अभी भी उनका क्रैकडाउन जारी है। तो इससे फिर ये क्वेश्चन जो है वो रेज होता है कि क्या इस सूरत हाल में जो इलेक्शंस करवाए जाएंगे वो फ्री और फेयर हो सकेंगे। सो दैट इज द स्टोरी स्टिल ही एक्सप्लेन। और आगे ही साथ वो बताती है कि उसका बल्ले का जो था यार, अलामत थी, सिंबल था, वो भी क्या है उससे वापस ले लिया गया। एंड नेक्स्ट वो डिस्कस करती है पॉलिटिकल डोमेन के अंदर कि नई पार्टी पाकिस्तान के अंदर सामने आई, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। ठीक है, आईपीपी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, आपको पता है जहांगीर तरीन ने वो बनाई। तो वो आपके सामने आती है 2023 के अंदर। और इसके बाद नवाज शरीफ साहब जो कि मुल्क से बाहर थे वो पाकिस्तान में वापस आ जाते हैं 2 डिकेड्स के बाद। और यहाँ पर वो जिक्र 2 डिकेड बस नहीं, सॉरी 4 साल के बाद। ठीक है, और यहाँ पर वो जिक्र करती है कि इससे पहले भी जो है ना नवाज शरीफ साहब जो थे वो उनको बाहर निकाला गया था मुल्क से। और 2 डिकेड के बाद जब वो आते हैं तो 2013 का इलेक्शन जीतकर तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। और करंट जो सूरत हाल है उसके अंदर ये नजर आ रहा है कि उन जो फेवरेबल जो कोर्ट है डिसीजंस है ना, कि कोर्ट उनके हक में फैसले करी जा रही है। तो इसका मतलब है कि वो चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। सो दैट इज द होल स्टोरी विच ही डिस्कस इन 2023। और आगे वो फिर इकोनॉमी की बात करती है और इकोनॉमी को लेकर फिर वो कुछ बातें बताती है कि पॉलिटिक्स उसने एक्सप्लेन कर दी कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्या क्या रहा, और उसके बाद वो बताएगी अब पाकिस्तान की इकोनॉमी में क्या क्या रहा। तो कहती है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर क्या इंटरनल और एक्सटर्नल फाइनेंशियल इम्बैलेंस रिमेन वाइड, यानी कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल फाइनेंशियल इम्बैलेंस था, यानी कि जो पैसा आ रहा था और जो मुल्क से जा रहा था उनके दरमियान बहुत बड़ा फासला था, रिमेन वाइड, कि थोड़े डॉलर आ रहा था और ज्यादा डॉलर जा रहा था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो डिप्लीट हो रहे थे, डिप्लीट मतलब कम हो रहे थे, डॉलर जो है उसका बैलेंस पाकिस्तान में कम होता जा रहा था। ये 2023 के साल के अंदर जो जो हुआ है। इन्फ्लेशन जो है वो बहुत बढ़ चुकी थी। डोमेस्टिक एंड फॉरेन डेब्ट कर्जा जो है वो अनसस्टेनेबल लेवल के ऊपर था, जिनके बहुत ज्यादा हो चुका था। रुपी की जो कदर है लोएस्ट रिकॉर्ड वैल्यू अगेंस्ट डॉलर, डॉलर के अगेंस्ट जो पाकिस्तानी रुपी की करेंसी की वैल्यू है बहुत कम हो गई थी। ग्रोथ स्टैग्नेट, यानी कि ग्रोथ बिल्कुल रुक गई थी। एक्सपोर्ट्स फेल, एक्सपोर्ट्स बिल्कुल कम हो गई थी, गिर गई थी नीचे। और ओवरसीज रेमिटेंस डिक्लाइन, बाहर से जो ओवरसीज पैसा भेजते थे वो भी कम हो गया था। एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिमेन डैम्प्ड, और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी वो भी 2023 के अंदर बहुत कम हो चुकी थी। तो ये आपकी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर रहा, आपकी इकोनॉमी की सूरत हाल रही 2023 के अंदर। अब वो कहता है कि क्वेश्चन ये है कि हमारे सामने, मैंने अभी आपके साथ डिबेट की, आपको सारी स्टोरी सुनाई पॉलिटिक्स की भी और इकोनॉमी की भी। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल इलेक्शन आप कहते हैं होते हैं, तो इलेक्शन क्या ऐसी गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर सकेंगे जो सोल्व कर सके ये ऊपर वाली सारी की सारी प्रॉब्लम्स को। सो दैट इज डिपेंड अपॉन द फेयरनेस ऑफ द इलेक्शन, जो कि पाकिस्तान में नजर नहीं आ रही ड्यू टू पीटीआई क्रैकडाउन। सो दैट इज द होल स्टोरी विच ही डिस्कस इन हिज फर्स्ट ओपिनियन। अब इसके अंदर आपको स्टोरी के अंदर पूरा 2023 का जो ईयर है उसकी एक्सप्लेनेशन उसने दे दी। ठीक है, और उसके साथ साथ पॉलिटिकल डोमेन के अंदर आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया, एंड इकोनॉमिकल डोमेन, इकोनॉमी की डोमेन के अंदर भी आपको एक्सप्लेनेशन दे दी। तो इससे आपको पता चल गया होगा पाकिस्तान इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में और प्लस जो है दूसरे पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव में कहाँ स्टैंड कर रहा था 2023 के अंदर। तो यहीं से आप हिसाब लगा सकते हैं कि 2024 कैसा होने वाला है। तो इन माय पर्सपेक्टिव कोई बड़ी चेंजेस नहीं आने वाली, स्पेशली इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में। तो जैसे हमने एक ओपिनियन भी किया था कि 2028 तक आप जीरो पे जाएंगे अगर इसी तरह चलते रहते हैं। अपना प्रोडक्शन, आप लोग आईएमएफ के जो पैकेज है उसके मुताबिक वर्कआउट करते रहते हैं तो 2028 तक आपकी इकोनॉमी जीरो पे आएगी, क्योंकि अभी आपकी इकोनॉमी नेगेटिव पे है। और उसके बाद सोचेंगे आपकी ग्रोथ का। तो दैट इज द रियल पिक्चर। चलेंगे अब आ जाते हैं सेकंड ओपिनियन, ट्रू ट्रैजेक्टरीज। बड़ा ही वेल डिफाइन उसने लिखा है, वर्डिंग बहुत प्यारी उसने यूज किया इसके अंदर।
और ये बात ये करना चाह रहा है कि अगर आप लोग तरक्की करना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी वुमेन ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर। वैसे तो हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन ये कह रहा है वुमेन ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ट्रेजेक्ट्री बेसिकली पाथ को कहा जाता है, रास्ते को कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री, पाथ, रूट, कोर्स, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो दैट इज टू ट्रेजेक्ट्रीज, ये एक्सप्लेन करेगा आपके साथ कि ये दो रास्ते हैं, एक रास्ता पॉजिटिव होगा और एक रास्ता नेगेटिव होगा, जिससे आपको सारे का सारा ये इसकी जो है एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। अब ये अपनी जो ओपिनियन का आगाज करता है सेहतमंद खानदान के कहता है ये एक प्रोजेक्ट था, प्रोग्राम था। इसके साथ हमने जब वर्किंग करना शुरू की, हमारा फोकस था हेल्थी फैमिलीज के ऊपर, ठीक है। वो क्या थे, इसके ऊपर डिबेट करने की हमें जरूरत नहीं है। कहता है दो ट्रेजेक्टरीज है मेरे सामने, एक है शाइनिंग और दूसरी है डॉन नोइजिंग। इन दो ट्रेजेक्टरीज के ऊपर जो है प्रोस्पेरिटी किसी भी कंट्री की डिपेंड करती है। प्रोस्पेरिटी क्या होता है, डेवलपमेंट, ठीक है। अब वो क्या है, अब हम वो ट्रेजेक्टरीज देखते हैं। नंबर वन ट्रेजेक्टरी जिसको ये कहता है द शाइनिंग ट्रेजेक्टरी जो है, स्टार्ट बाय कीपिंग द गर्ल एट स्कूल। यानी कि दो ट्रेजेक्टरीज हैं, ठीक है। पहली ट्रेजेक्टरी क्या है, शाइनिंग। इसमें क्या है कि 10 साल की लड़की है और उसको आप लोग स्कूल में रखते हैं। और ये वाली है, इसमें 10 साल की लड़की है, आप उसको स्कूल से बाहर ले आते हैं, उसकी शादी कर देते हैं। तो इससे आप उसको स्कूल में रखते हैं, एजुकेशन देते हैं, तो इससे क्या होगा, एक पॉजिटिव चीज हमारे सामने आएगी और इससे एक नेगेटिव हमारे चीज सामने आएगी। सो ये दो डायमेंशन जो है ये एलैबोरेट करता है। अब आपको मैंने इसका क्रक्स दे दिया, अब आपने इसको ध्यान से सुनते जाना है। कीपिंग द गर्ल एट स्कूल, लड़की को स्कूल में रखें, ये है शाइनिंग ट्रेजेक्टरी। अब इससे क्या होगा, जब लड़की स्कूल में रहेगी देन व्हाट, फिर क्या होगा, आप उसको प्रोटेक्ट कर सकेंगे चाइल्ड मैरिज से, उसकी चाइल्ड मैरिज नहीं होगी, ठीक है। इनफैक्ट आप डिले करेंगे उसकी शादी को जब तक उसकी एजुकेशन मुकम्मल नहीं हो जाती और उसके पास कोई स्किल्स नहीं आ जाती और कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता। उससे क्या होगा कि वो उसको एक डिसेंट जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, उससे क्या होगा, वो एम्पावर हो जाएगी, एंजॉय कर सकेगी अपने राइट्स को। और इस सारा कुछ ये करने के बाद क्या होगा, उसकी जो हेल्थ है लड़की की वो अच्छी रहेगी, ठीक है। और उसके बाद जब वो शादी करेगी तो उसकी एक स्मॉलर फैमिली होगी, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन उसके पास होगी, इकोनॉमिकली वो इंडिपेंडेंट होगी। अल्टीमेटली उसके बाद क्या होगा कि वो डिसीजन कर सकेगी अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मुतल्लक, शादी के बाद एक रेस करेगी एक हेल्थी और हैप्पी चिल्ड्रन को। और उसके बाद मेकिंग हर अ वुमेन, लीडर होगी जो अपनी फैमिली की, कम्युनिटी की और लार्जर सोसाइटी की। और उसके बाद ऐसी औरत वो बनेगी जो कि पार्टिसिपेट कर सकेगी पॉलिटिक्स में, कंट्रीब्यूट कर सकेगी नेशनल प्रोस्पेरिटी में। अब ये सारा काम कैसे होगा, ये सारी की सारी एक चेन है। आप बेशक कॉपी ले लें और इस सारे की सारी लाइनों को इन द सेम फैशन आप लिख लें। ये एक बड़ी प्यारी चेन बनी हुई है, जिससे जो है एक लड़की को आप जब स्कूल में रखते हैं, पढ़ाते हैं, तो उसके बाद इस तरह से वो मुल्क की, नेशन की प्रोस्पेरिटी में किस तरह अपना किरदार अदा कर सकती है, ये पूरी की पूरी चेन बनती है। दूसरी तरफ वो बच्ची जिसकी आप लोग डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी, ठीक है ना, स्टार्ट होती है कैसे, 10 साल की उम्र में वो स्कूल छोड़ देती है, एजुकेशन छोड़ देती है। उसके बाद उसकी अर्ली चाइल्ड मैरिज हो जाती है, जल्दी उसकी प्रेगनेंसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा उसके बच्चे पैदा हो जाते हैं, हेल्थ उसकी ख़राब हो जाती है, स्किल उसके पास होती नहीं है और उसके बाद स्किल ना होने की वजह से उसे कोई अच्छा रोज़गार भी नहीं मिलता, अच्छी उसे एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिलती। और उसकी एजुकेशन जो है लिमिटेड एक्सेस होती है एजुकेशन से भी, यानी कि तालीम भी उसके पास नहीं होती। उससे क्या होता है, जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है वो बढ़ जाती है। यानी कि उसको अपने राइट्स का पता नहीं, अगर उसके जो अराउंड जो भी है, मर्द है या कोई और वुमेन भी है, अगर उसके राइट्स की वायलेशन करती है तो वो उसका रिस्पॉन्स नहीं दे पा सकती इन बेटर वे। तो दैट इज ऑल। ये सब कैसे होता है, जब एजुकेशन नहीं होती। अब आप उसको एजुकेशन से निकाल लेते हैं तो फिर इसके बाद आपको पता है कि पॉपुलेशन भी पाकिस्तान की ज्यादा हो रही है। तो जब पॉपुलेशन भी ज्यादा होगी तो अल्टीमेटली हमने कई दफा डिस्कशन किया इसके तो क्या नेगेटिव्स हैं।
ठीक है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर सुने हैं तो आपको बहुत ज्यादा पता होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से वो ये पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री है एक शाइनिंग, और ये दूसरे वाली ट्रेजेक्ट्री है जिसको उसको डाउन नोजिंग ट्रेजेक्ट्री कहता है वो। ठीक है, ये दो ट्रेजेक्ट्रीज की बेसिकली वो बात करता है। आगे वो जाता है, वो कहते हैं कि अगर जो डाउन नोजिंग ट्रेजेक्ट्री है इसको शाइनिंग में तब्दील करना होगा तो क्या कर सकते हैं। पहला है, आप लोगों को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा सिस्टम। सिस्टम कौन सा? एजुकेशन का, सेक्सुअल एंड प्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, जेंडर बेस्ड वायलेंस प्रिवेंशन का एंड रिस्पॉन्स का। ये सिस्टम्स आपको बेहतर करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको प्रोग्राम्स कुछ जो हैं वो उनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, जैसे कि पॉपुलेशन एंड यूथ पॉलिसीज, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर क्वालिटी सर्विस प्रोविजन, लॉ एंड पॉलिसीज जो है, एसआरएच राइट्स, criminalizing violence against women and ending discrimination। इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज में क्या हो जाएगा? लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, इनेबलिंग वर्क इन्वायरमेंट, नॉलेज, स्किल्स, अपॉर्चुनिटीज एंड इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये फिर आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। तो बेसिकली जो उसका जो क्रक्स था वो ऊपर वाले दो ट्रेजेक्ट्रीज थी, और जब इन ट्रेजेक्ट्रीज से जो है काम खराब हो रहा हो तो आप कैसे वो एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री को बेहतर कर सकते हैं। एंड फाइनली वो आ जाता है फिर आगे के बताता है कि वुमेन जो है ह्यूमन कैपिटल अपॉर्चुनिटीज जो है अगर उसको दी जाती हैं, उसके ऊपर जो है इन्वेस्ट किया जाता है, तो उससे क्या होता है? सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस होती है। और इसका एक्सपीरियंस बांग्लादेश, ईरान, इंडोनेशिया, ट्यूनिसिया और तुर्की कर चुके हैं, और इसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। उन्होंने औरतों के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है और उसका रिजल्ट पॉजिटिव रहा है। लेकिन पाकिस्तान काफी पीछे है बांग्लादेश और मलेशिया से। और इसकी वो सिंगल एग्जांपल ये दे करता है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो रेट है वो पाकिस्तान के अंदर 24% है, जैसे कि बांग्लादेश के अंदर 43% है और मलेशिया के अंदर 55% है। यानी कि पाकिस्तान की जो लेबर फोर्स है उसमें भी सिर्फ 24% औरतें हैं, बाकी काम ही नहीं करती। यानी कि 76% औरतें वो हैं जो बिल्कुल फ्री बैठी हैं, लेबर फोर्स के अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं करती क्योंकि उनके पास स्किल नहीं है। आगे वो कहता है कि पाकिस्तान के पास जो है वो कोई चॉइस नहीं है, बल्कि बस यही है कि वो एलोकेट करे फंड्स को, ताकि जो शाइनिंग ट्रेजेक्ट्री है, जो पहले वाली ट्रेजेक्ट्री है, उसको क्या किया जा सके? अचीव किया जा सके। सो दैट इज ऑल इन दिस ओपिनियन। अब अगर मैं पेपर पर्सपेक्टिव में बात करूं तो आप यहाँ पर वुमेन को लेकर जो है उसके बारे में लिख सकते हैं। वुमेन को यहाँ पर उसने लिंक किया है इकोनॉमी के साथ, कि अगर वुमेन जो है उसका जो है उसकी डेवलपमेंट आप करते हैं, उसको अच्छी एजुकेशन देते हैं, तो फाइनली वो आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी। अब वो कैसे बेहतर होगी? ये वाली सारी की सारी ट्रेजेक्ट्री इस चेन को ये देखें, नेशनल प्रोस्पेरिटी तक आ जाता है, वो यहाँ से चलता है। और इसके अंदर ये जितने काम हो रहे हैं ये सारे के सारे काम जो है एक सेहतमंद, हेल्थी, एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव सोसाइटी बनाती है, ये सारी की सारी चेन। ठीक है, तो ये जो है इसका जो है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में भी आप कह सकते हैं, सोसाइटी एक अच्छी सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में भी आप कह सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ये काम नहीं करते तो फिर आपको दूसरी ट्रेजेक्ट्री जो है, ये वाली ट्रेजेक्ट्री आपके सामने आएगी, जिसके अंदर जो औरत है वो कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकती। सो ये रहा आपका सेकंड ओपिनियन। अब हम चलते हैं अपने थर्ड ओपिनियन की तरफ। अच्छा जी, थर्ड ओपिनियन के ऊपर क्या है जी? थर्ड ओपिनियन हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर है, हेल्थ एक्सपेंडिचर्स एंड चॉइसेस। अब इसके अंदर वो बात क्या करना चाहता है? बात वो बेसिकली ये करना चाहता है, इसका जो सारी की सारी स्टोरी का क्रक्स आपको बता देता हूँ, उसके बाद आगे चलता हूँ, आपको समझने में फिर आसानी रहेगी। रोबोटिक सर्जरीज की बात मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कर चुका हूं मैं। ठीक है, इसके बारे में वो बात करना चाहता है। असल में अब स्टोरी ये थी कि सिंध में जो सीएम साहब थे केयर टेकर, वो ना ये रोबोटिक सर्जरी जो करते हैं ना रोबोट्स, वो परचेज करना चाह रहे थे। लेकिन जो उनका था हेल्थ मिनिस्टर, उसने क्या किया, जो केयर टेकर हेल्थ मिनिस्टर है उसने ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? उसने कहा कि ये जो रोबोटिक सर्जरी वाले रोबोट्स है ना, ये जो मशीन है ये बहुत महंगी है, और जितने पैसों की ये आनी है ना उतने पैसों से तो हम तकरीबन पता नहीं 10 मिलियन के करीब, मुझे फिगर एग्जैक्ट याद नहीं है, 10 मिलियन के करीब लोगों का इलाज कर सकते हैं। तो हम एक गरीब कंट्री हैं, लिहाजा हमें ये वाले नहीं लेने चाहिए रोबोटिक सर्जरीज वाले। ठीक है,
तो ये उसका आर्गुमेंट था उस वक्त, और तब उसके आर्गुमेंट्स को कई जो ओपिनियन लिखने वाले हैं उन्होंने कहा कि इसका ये बड़ा पॉजिटिव आर्गुमेंट है, बहुत अच्छा आर्गुमेंट इसने दिया है, ऐसे ही होना चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि ये जो डील है रोबोट खरीदने वाली, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट थी उसने ये डील की थी, ठीक है। और सीएम साहब जो थे इस डील को पूरा करना चाह रहे थे। अब इस डील से ज़ाहिर है इनको भी कोई कमीशन वगैरह मिलता है, तो करप्शन के जो चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूडेड थी। तो सब ने कहा कि जो हेल्थ मिनिस्टर ने इसको रिजेक्ट करके बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब ये जो इरफान रिजवी साहब हैं, ये जो हेल्थ मिनिस्टर का पॉजिटिव काम था उसको क्रिटिकल एनालिसिस करके कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम किसी और तरीके से हम इसको देख रहे हैं फिजिकल पर्सपेक्टिव में, इस चीज को रोबोटिक सर्जरीज को फिजिकल पर्सपेक्टिव में पैसों की टर्म्स के अंदर हम देख रहे हैं, हम इस टर्म के अंदर नहीं देख रहे कि इससे हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो मॉडर्नाइजेशन उसमें हो जाएगी, ठीक है। हम इसको देख रहे हैं करप्शन की शक्ल में और अपने पॉलिसीज के हिसाब से, तो ये ऐसा नहीं दिखना चाहिए, पैसों के हिसाब से ना देखें, ये देखें कि हेल्थ इसके आने से हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर मॉडर्नाइजेशन आ जाएगी। सो ये इसका क्रिटिकल एनालिसिस दोबारा से करते हैं, ठीक है। सो दैट इज द मेन क्रक्स ऑफ दिस डिस्कशन। हाँ, इसके अंदर जो एक दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट उनकी मैंने स्लाइड्स बना दी हैं ताकि आपको पढ़ने में वो आसानी रहे। बाकी जो स्टोरीज होती हैं उनके ऊपर मैं स्लाइड्स नहीं बनाता क्योंकि वो चेंज होती रहती हैं। अब यहाँ पर वो वही जो मैंने आपको बात बताई, डिबेट है किस पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम की, और यहाँ पर वो क्रिटिसाइज भी करता है, कहता है कि आप लोग फोकस कर रहे हैं इकोनॉमी के ऊपर, पैसों के ऊपर, और ये नहीं देख रहे कि अगर हम इनको परचेज कर लेते हैं तो हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो मॉडर्नाइज हो जाएगा। और आगे वो रोबोटिक सर्जरीज की बारे में बात करते हैं, और फिर वो बताते हैं कि रोबोटिक सर्जरीज से क्या होता है, और वो कहते हैं कि इसके सिस्टम से आने से हमारी जो एफिशिएंसी है और प्रिसिशन जो है वो बेहतर हो जाता है, इम्प्रूव हो जाती हैं हमारी आउटकम्स, क्विक रिकवरी हो जाती है, रिड्यूस कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाती हैं, और इसके अलावा इंडिविजुअल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आती है, ठीक है। ये चीजें वो कुछ बताते हैं इसके आने से जो इनकी नज़र में ये होता है। आगे वो फिर एग्जाम्पल आगे जाकर देते हैं इंडिया की, वो कहते हैं कि इंडिया ने, आप लोग तो ये काम कर रहे हैं ना, लेकिन इंडिया ने क्या किया है 2006 के अंदर फर्स्ट रोबोट जो है 2006 के अंदर इंडिया ने अपनी हेल्थ केयर में इंट्रोड्यूस करवा दिया था, और उसके बाद अब 76 वहां पर सेंटर जो है स्टैब्लिश हो चुके हैं, और 500 के करीब सर्जन उनका ट्रेन हो चुका है। और दूसरी तरफ वो कहता है अगर हमारी एग्जांपल ली जाए तो हमारे पास सिर्फ 5 जो है क्या है सेंटर्स हैं, सिर्फ 5 सेंटर्स हैं, और थोड़े से जो हैं हम लोगों ने ट्रेन किए हैं, और 2011 में हमने फर्स्ट टाइम जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद इंडिया के बारे में वो कहता है कि इंडिया ने अब अपना जो है अपना सर्जिकल रोबोट जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया है, लॉन्च करवा दिया है, SSI मांत्रा 2023 के अंदर। तो ये वो बड़ी इंडिया की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट वो बताता है, और इस अचीवमेंट को वो लिखता है इस सेंस में, ट्रांजिशन फ्रॉम टेक्नोलॉजी कंज्यूमर टू क्रिएटर। बड़ी अच्छी टर्म, बड़ा अच्छा सेंटेंस है ये, आप लोग वैसे भी किसी भी जगह पे आप लिख सकते हैं कि हम लोगों को, जाहिर है हम इंपोर्ट करते हैं ना चीजों को, ठीक है, तो ये रोबोट भी हम लोगों ने क्या करने थे, इंपोर्ट करने थे, तो इंडिया ने भी इनको इंपोर्ट किया, लेकिन उसके बाद इंडिया ने क्या किया, अपने रोबोट ये वाले बनाए और शुरू कर दिया काम। तो ये उन्होंने क्या किया, ट्रांजिशन यानी कि ट्रांसफर हुए वो, यानी कि चेंज हुआ फ्रॉम टेक्नोलॉजी कंज्यूमर टू क्रिएटर, यानी कि टेक्नोलॉजी को वो सिर्फ कंज्यूम नहीं कर रहे बल्कि क्रिएट भी अब वो कर रहे हैं, पैदा भी कर रहे हैं, क्रिएटर वो बन गए। तो ये एक चीज जो है इंडिया की प्लस में चली गई। तो कहते हैं हमें भी ये काम करना चाहिए कि हम रोबोट लें, उसको इस्तेमाल करें, एंड देन वी मूव टू नेक्स्ट लेवल, ट्रांजिशन फ्रॉम टेक्नोलॉजी कंज्यूमर, टेक्नोलॉजी को कंज्यूम करने से हम ट्रांजिशन कहाँ करें, क्रिएटर बन जाए, और अपने हेल्थ केयर में क्या लेकर आए, बेहतरी लेकर आए। तो ये वो इंडिया की एग्जाम्पल देता है, और आगे फिर वो चलता है इंडिया की एग्जाम्पल ये वाली देने के बाद,
कि ये वाला वहां पर इस तरह से शुरू हुआ था, इंडिया में इस तरह से ये चीजें आई और इस तरह से रोबोट्स जो है उन्होंने लिए और उसके बाद उन्होंने अपने बनाने शुरू कर दिए। और फिर वो आगे कहता है कि इससे क्या होता है, अगर हम यही वाले रोबोट्स लेते हैं तो इससे सिर्फ ये नहीं होता कि हम कोस्ट जो है वो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कोस्ट एंड एनहांसिंग क्वालिटी, इससे सिर्फ कॉस्ट भी कम हो जाती है जो सर्जरीज वगैरह की, और क्वालिटी भी बढ़ जाती है, और इसके साथ साथ हम ट्रेन करते हैं अगली नस्ल के जो सर्जन्स हैं उनको ट्रेन करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन के सर्जन्स को। तो ये इसके कुछ वो फायदे बताता है। क्रिटिसिज्म के ऊपर फिर वो जब बात करता है तो वो कहता है कि आप लोग कहते हैं कॉस्ट बहुत ज्यादा है, बहुत महंगे हैं, और वो कहता है कि यहाँ पर एल एम आई सी से मुराद उसका है लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज जो है ना, उनकी मिसाल देकर कहता है कि 92% पैसे जो वो खर्च करते हैं वो कहाँ पर कर देते हैं, सर्जिकल बर्डन है वहां पर, ठीक है। और यूएसए के बारे में वो बात करता है कि यूएसए क्योंकि रोबोटिक यूज करता है, तो वो क्या करता है, 70% ऑफ वर्ल्ड रोबोटिक सिस्टम उसके पास है, और सिर्फ वो 5% जो है सर्जरी के ऊपर पैसा खर्च कर रहा है, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी कितनी है, एडवांस है। और इनके पास जो टेक्नोलॉजी एडवांस ना होने की वजह से इतना पैसा जो है वो सर्जरीज के ऊपर वो खर्च हो जाता है। ठीक हो गया जी। और इसके बाद आगे चलकर फिर वो यूके की जो हेल्थ है इसके ऊपर भी हमने बात पहले की हुई है। यूके का एक इंस्टीट्यूट है जो कि रिसर्च करता है, और वो इंस्टीट्यूट तो यही कहता है कि जनाब आप लोग जो है ना फोकस करें कॉस्ट इफेक्टिवनेस के ऊपर, कि वो वाले रोबोट ज्यादा महंगी चीजें आप ना सर्जरीज के लिए लेकर आए। ये यूके का जो है इंस्टीट्यूट जो है रिसर्च वाला, वो उसने पहले भी किया था और उसको उसने दोबारा यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है। आगे जी क्या है इसके बाद, अब वो कहता है कि जो रोबोटिक सर्जरीज आगे इन रीजन्स के अंदर जो हैं, जैसे यूएसए की उसने अभी बात की ऊपर कि यूएसए हो गया, और जो दूसरे हैं एलएमआईसी, लीस्ट लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, इनके बारे में जब वो एग्जांपल देता है तो कहता है इन रीजन्स के अंदर जो है सर्जरी इन दीज रीजन्स, इससे क्या होगा, रिड्यूस फिजिशियन बर्न आउट, जो फिजिशियन जो है जो इसको करते हैं उनका एक काम कम हो जाएगा, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन इससे कम हो जाते हैं, और हॉस्पिटल में ज्यादा दिन आपको रहना नहीं पड़ता, आपकी जैसे सर्जरी हो जाती है जल्दी आप फ्री हो जाते हैं। और इसके अलावा जो सर्जिकल केयर है, क्रिटिकल गैप एड्रेसिंग क्रिटिकल गैप इन सर्जिकल केयर, उसको भी क्या कर देता है, ये कम कर देता है। तो ये बेसिकली कुछ टर्म्स हैं जो वो डिफाइन करता है। तो आप बस यहाँ पर आपका फोकस जो होना चाहिए वो है कॉस्ट इफेक्टिव के पर्सपेक्टिव में, कि वो पहले वाले ये कह रहे थे कि जनाब ये पैसों के लिहाज से बहुत महंगे हैं, लिहाजा हमें नहीं लेने चाहिए। और दूसरी तरफ ये अब वाला जो राइटर है वो ये कह रहा है कि नहीं हमें लेने चाहिए, हमें हेल्थ केयर में अंदर मॉडर्नाइजेशन करनी चाहिए। और इसका ये फोकस है कि जनाब आप लोग जो है हेल्थ केयर के अंदर मॉडर्नाइजेशन करें, इन चीजों को खरीदें, लेकिन काम जो है जैसे आप लोग करप्शन है, ठीक है, गवर्नेंस है, और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी है, इन चीजों के ऊपर आप लोग फोकस करें, ना कि इस चीज के ऊपर फोकस करें कि ये चीजें जो हैं इसके अंदर करप्शन होगी, आप लोग इसके अंदर से वो क्या खाएंगे, कमीशन खाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद गवर्नेंस नहीं, इन चीजों को संभाला नहीं सही तरीके से जाएगा, अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा। तो ये चीजें करने की बजाय, ये हिले हुजे देने की बजाय आप इन चीजों को बेहतर करें जिनकी वजह से आप ये महंगी चीजें नहीं खरीद रहे, तो इन चीजों के ऊपर आप लोग फोकस करें, ठीक है। और आगे फिर वो बात करता है पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान के अंदर जो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ है ना पाकिस्तान के अंदर, वो बहुत ही ज्यादा खराब है। यानी कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है, मैटरनल एंड चाइल्ड यानी कि औरतों का और बच्चों का मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है पाकिस्तान के अंदर। तो लिहाजा इस जैसी चीजों को बेहतर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेटेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सो लाइक दिस जो है वो इस चीजों को एक्सप्लेन करता है। और फाइनली वो यही कहता है कि बजाय इसके कि आप इस वजह से ये चीजें नहीं खरीद रहे कि ये महंगी हैं और इनके अंदर करप्शन के चांसेस हैं, गवर्नेंस बाद में कैसे इसकी बेहतर होगी, और अकाउंटेबिलिटी की, तो ये आप इन चीजों के ऊपर फोकस करें, इनको आप लोग बेहतर करें और हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर मॉडर्नाइजेशन करें। सो जी, अब आप चलते हैं अपने
लास्ट ओपिनियन की तरफ जो है बिट्स ऑफ होप। अब बिट्स ऑफ होप के अंदर क्या आ जाता है, इलेक्शन की बात करती हैं बेसिकली ये, ठीक है, डेमोक्रेसी की बात करती हैं, बिट्स ऑफ होप के अंदर वो बेसिकली कहती हैं कि तकरीबन 128.5 मिलियन से भी ज्यादा जो वोटर है ना वो रजिस्टर हो चुका है, और ये कोई स्मॉल फीट नहीं है। फीट मतलब किसे कहा जाता है, फीट का मतलब होता है अचीवमेंट, कि ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। अब इसकी नजर में, इस राइटर की नजर में इतने ज्यादा वोटर रजिस्टर होना, यही एक पॉजिटिव पॉइंट है डेमोक्रेसी के पर्सपेक्टिव में। यही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इतने ज्यादा वोटर्स जो हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं, और यही एक वो कहती है होप है, उम्मीद है कि डेमोक्रेसी पाकिस्तान में हो सकता है बच जाए। चलें जी, पहले वो कहती है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन आने वाला है, ठीक है ना, लेकिन अब ये इलेक्शन कितना फ्री एंड फेयर होगा इसके ऊपर तो अब यही क्वेश्चन अब आखिरी रह गया है कि इलेक्शन कितना फ्री और फेयर होगा, ठीक है। अब आगे वो क्या शुरू करती है, कहती है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है ना अभी भी डार्केस्ट स्पेल से गुजर रहा है पाकिस्तान के अंदर, और उसको वो लेबोरेट करती है कि मीडिया की सेंस उसको सेंसर किया जा रहा है, इनफोर्स डिसअपीयरेंस हो रही है पाकिस्तान के अंदर, सप्रेशन ऑफ मिनोरिटी राइट्स है, कंप्रोमाइज जुडिशियल सिस्टम है, और उस कंप्रोमाइज के अंदर वो बताती है कि इंक्लूडिंग अ पुश फॉर सिविलियन ट्रायल्स इन मिलिट्री कोर्ट्स, ठीक है, ये है कंप्रोमाइज आपका जुडिशियल सिस्टम का, मिलिट्री कोर्ट्स को भी उन्होंने कहा ओके है। और इसके अलावा कहती है थ्रेट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, कैसे, अब आप लोग 18th अमेंडमेंट को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। तो कहती है ये सारे के सारे क्या है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर ये चीजें जो हैं ये नहीं बेसिकली होती, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर हैं। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो एक डार्केस्ट स्पेल से गुजर रहा है। आगे वो अब आपको फिर बताएगी स्टेप बाय स्टेप कि चलो ये तो चीजें होगी, डार्केस्ट स्पेल से गुजर रहा है, लेकिन अब आगे होप क्या है, उम्मीद क्या है, और बाकी चीजें क्या है। और ये तो उसने बता दिया आपको डार्केस्ट स्पेल से गुजर रहा है पाकिस्तान, ठीक है। फंडामेंटल फ्लॉज पहले वो बताती है कि फ्लॉ क्या है, खराबी क्या है, और वो खराबी क्या है, डिसइनफ्रेंचाइजमेंट। अब डिसइनफ्रेंचाइजमेंट क्या होती है, किसी को किसी उसका हक से रोकना, ठीक है, खास तौर पर वोट देने के हक, वोट देने का जो हक है किसी का, उससे किसी को रोक लेना, वोट ना देने देना। अब वो कैसे होगा, अब वो ऐसे होगा कि जब एक बंदा 18 साल का है, वो वोट दे सकता है, लेकिन आप उसको रजिस्टर ही ना करें, ठीक है, तो फिर वो वोट तो नहीं ना दे सकेगा, ठीक है। तो इस तरह का काम जो है कुछ हुआ है, जिस तरह से यानी कि रजिस्टर हो जाता है या उसको अपना इलाका नहीं मिलता या ऐसी कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि ऐसी सूरत हाल बना देना कि वो बंदा वोट कास्ट ना कर सके। तो ये कहती है फ्लॉ है, एक फंडामेंटल फ्लॉ। और इसकी वो एग्जांपल ऐसे देती है कि 15 मिलियन वोटर हैं, ठीक है, अक्रॉस 102 आउट ऑफ 134, 134 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पाकिस्तान के जी, ठीक है, 134 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और उनमें से 102 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है तकरीबन 15 मिलियन बंदा ऐसा है जिनका जो वोट है मिसिंग है, मिसिंग फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल, इलेक्टोरल रोल्स के अंदर उनका वोट ही नहीं है, मिस है। और इनमें जो ज्यादातर हैं वो बलूचिस्तान के अंदर हैं, और जहां पर 1/3 ऑफ एलिजिबल वोटर्स इन 31 डिस्ट्रिक्ट, 1/3 जो एलिजिबल वोटर्स हैं, यानी कि 1/3 का मतलब हो गया 33% जो एलिजिबल वोटर्स हैं बलूचिस्तान के अंदर, उनको क्या हो रहा है, ये वाला मसला पेश आ रहा है कि उनका वोट ही मिसिंग है। और इनमें ज्यादातर जो इंक्लूडेड हैं वो कौन से हैं, वो ज्यादातर औरतें हैं या गरीब लोग हैं। और इसके अलावा अहमदी कम्युनिटी की बात करता है कि उनको भी वोट्स के बारे में प्रॉब्लम का फेस करनी पड़ रही है, अहमदी कम्युनिटी को भी पाकिस्तान के अंदर। तो ये वो कहता है कि एक फ्लॉ है जी, एक एरर है, चैलेंज है। दूसरी तरफ वो कहता है कि एक होप भी है। अब वो होप में क्या है, होप में वही बात है कि 128.5 मिलियन बंदा जो है वो रजिस्टर हो चुका है, जो कि कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। एक होप तो ये है। दूसरा जो जेंडर गैप है, यानी कि औरतों और मर्दों का जो जेंडर गैप था वो क्या हुआ है, कम हुआ है पाकिस्तान के अंदर।
ठीक है। अब 46.13% कौन है, वुमेन्स हैं। और जेंडर गैप हिस्ट्री में पहली दफा 10 मिलियन के करीब आया है, लेकिन इससे पहले हमेशा बहुत बड़ा जेंडर गैप रहा है जो कि कम हुआ है। अब जेंडर गैप भी कम हुआ है, मतलब औरतें भी ज्यादा आ गई हैं, तो इसका मतलब है कि अब वो वोट डालेंगी। और साथ साथ ट्रांसजेंडर जो राइट्स रखने वाले हैं, नियाब अली और सोबिया खान, उन्होंने भी इंटरेस्ट शो करवाया है, ठीक है, इसके अंदर पॉलिटिक्स के अंदर। तो ये भी एक क्या है, पॉजिटिव होप है ये सारी की सारी, ठीक है। और उसके बाद जो आगे बात करती है इलेक्टेबल्स की बात करती है, वो भी होप ही उनको भी कहती है कि बेसिकली ये क्या है, सर्विस डिलीवरी जो है ये प्रोवाइड करते हैं। इलेक्टेबल जो अपने अपने इलाके के अंदर जो बड़े जाने पहचाने लोग होते हैं, तो वो भी क्या है, इस फील्ड के अंदर अब निकले हुए हैं, वो भी एक्टिव हैं। पॉलिटिकल पार्टी वाले उनसे राब्ता कर रहे हैं कि हमसे मिल जाओ। तो उससे भी क्या वो कहती है कि ये भी एक होप है, जिससे जो लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है वो उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या होगी, इम्प्रूव होगी। और उसके बाद वो कहती है कि एक हैबिट भी जो है इंस्टिल होगी लोगों के अंदर। जैसे हमारे जो 59% मिलियन वोटर्स हैं, वो 35 ईयर्स की एज से नीचे हैं, वो जाएंगे, जाकर वोट डालेंगे। तो ये भी एक अच्छी हैबिट है डेमोक्रेसी की, जो एक सूरत हाल है उसकी वो हमारे सामने आएगी। और फिर वो कहती है कि जो 2024 का साल है, ये एक बहुत बड़ा साल है। तकरीबन दुनिया के 76 कंट्रीज के अंदर जो है वो इलेक्शन होगा इस साल। और उसमें से जो बिग इलेक्शन 76 कंट्रीज में होगा, जिसमें से आठ जो है ना, एट ऑफ द 10 मोस्ट पॉपुलस, यानी कि आठ में से जो 10 में से जो 8 मुल्क हैं वो दुनिया के वो हैं जहां पर सबसे ज्यादा जो आबादी है वहां पर होगा। और इसका मतलब है जो डेमोक्रेटिक लेवर्स हैं वो सेलिब्रेट, कहती है कि नहीं, डेमोक्रेटिक लेवर्स जो है वो पाकिस्तान में इसको सेलिब्रेट नहीं कर सकेंगे। और इसके अलावा कुछ ऐसे कंट्रीज में जहां पर वो इसको इस इलेक्शन को सेलिब्रेट नहीं कर सकेंगे, पाकिस्तान है, रशिया है, बांग्लादेश है, मेक्सिको है। यहाँ पर वो क्यों नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होता। और दूसरी तरफ भी कहती है कि जो ऐसे यूएसए है, इंडिया है और इंडोनेशिया है, यहाँ पर भी जो क्वालिटी है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो इस तरह से ये वो डिस्कस कर रही है होप्स को इसके अंदर। और आगे वो जाकर वो बात करती है जी कि वोटर्स जो हैं वो अहम किरदार अदा करते हैं बहुत ज्यादा। और इंटरेस्टिंगली वो बात यहाँ पर करती है गजा की, कि अब अमेरिका के अंदर जो है कुछ ऐसे लोग हैं जो गजा को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली 2024 के अंदर अमेरिका के अंदर इलेक्शन होगा, और उस इलेक्शन के अंदर जो बाइडन जो है उसके लिए मुश्किलात पेश आएंगी, क्योंकि जो बाइडन इसराइल को सपोर्ट करता है और इसराइल जो है वो गजा के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है। तो ये वो बातें इसके अंदर जो है वो करती है। और फाइनली वो कहती है कि जितनी मर्जी डार्कनेस हो, डेमोक्रेसी प्रवेल करेगी ही करेगी, इसको प्रवेल करने से कोई रोक नहीं सकता। सो बाय दिस वे ही डिस्कस अबाउट द डेमोक्रेसी। अगर पेपर पर्सपेक्टिव में बात की जाए तो आप लोग कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है, वैसे तो ज़ाहिर नेगेटिव्स बहुत ज्यादा हैं, हमने डिस्कस किए, कुछ पॉजिटिव्स भी हैं। अब पॉजिटिव्स में क्या है कि एक तो ये है कि 128.5 मिलियन वोटर जो है वो रजिस्टर हो गया, ठीक है, एक चीज की। दूसरी ये है कि जनाबे अली 59 मिलियन जो वोटर है वो कौन है, 35 ईयर्स की एज से छोटा है, यंग है, ठीक है। एक ये पॉजिटिव चीज आ गई। नंबर 3, जो जेंडर गैप है वो कम हुआ है, ठीक है, 10 मिलियन हो गया जेंडर गैप, पहले इससे भी ज्यादा था। और इसके साथ साथ 46.13% जो है वो कौन है, फीमेल्स हैं, जो कि रजिस्टर्ड वोटर के अंदर इतने परसेंट फीमेल्स हैं। तो इसका मतलब है कि फीमेल्स जो हैं वो भी वोट कास्ट करेंगी, इंटरेस्ट शो करवाएंगी। तो ये सारे के सारे साइन जो हैं ये पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए पॉजिटिव है। तो आप इस सारे को इस तरह से लिख सकते हैं। वैसे नेगेटिव्स तो अल्टीमेटली बहुत ज्यादा थे जो हमने देखे हुए हैं। सो जी, ये रहा आपका टुडे जो ओपिनियन का
एनालिसिस था वो मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको कर दिया है, और कमेंट करके आप लोगों ने ज़रूर बताना है रिगार्डिंग दिस लेक्चर। एडिटोरियल्स मैंने अर्ली मॉर्निंग डिस्कस कर दिए थे, एंड बाकी फाइनली जी अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है उसको भी इसी तरह मैं डिस्कस करता रहूँगा जब तक अल्लाह ने चाहा। सो जी, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।